चौथे तकनीकी सत्र में स्वागत और अभिनंदन। यह चौथा सत्र हिंदी साहित्य और शिक्षा को समर्पित है और इस सत्र में मेरे साथ जो अन्य अध्यक्ष के रूप में जुड़ रहे हैं वह हैं डॉक्टर हमीर भाई मकवाना जी, डॉक्टर अनु मेहता, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और प्रतिभागियों का भी जो इस सत्र में जुड़े हैं, और सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं कि वे अपनी सर्वोत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करेंगे। विषय बहुत ही ज्वलंत है, प्रासंगिक है और ये इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अंतिम तकनीकी सत्र है और हिंदी साहित्य और शिक्षा के जो प्रतिभागी हैं वो भी कल से विभिन्न सत्रों का आनंद ले रहे हैं और उन्होंने बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान और पत्रों का वाचन सुना है। साहित्य समाज का एक जीवंत दस्तावेज ही नहीं होता, बल्कि जहां भी मनुष्य और मनुष्यता पर हमला होता है, साहित्य पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। और साहित्य जो है वो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य होता है तथा उसका संबंध भी व्यक्ति और वर्ग विशेष से होता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और वो एक व्यक्ति द्वारा तथा संस्थान के माध्यम से चलाया जाता है। मीडिया के सामने चुनौती ये होती है कि जहां भी कुछ घटता है, खेल हो, युद्ध हो, मैदान हो, पुरस्कार हो, कुछ भी हो, उसको अपनी त्वरित प्रक्रिया देनी होती है। और इस त्वरित प्रतिक्रिया में कई बार जो मीडिया होता है वो लोगों तक पहुंचने की आड़ में या भाषा की सरलता की आड़ में अपनी विश्वसनीयता भी खोता है और मूल्यों के साथ ऐसा लगता है जैसे खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जो एक और रूप है, इसलिए जो मीडिया है उसके विवेक पर सवाल खड़े होते रहते हैं। मीडिया का एक और रूप सोशल मीडिया आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ब्लॉग, क्योंकि इसके माध्यम से एक हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का प्रभावी मंच मिला हुआ है। कम से कम आप अपनी बात कह सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस सत्र का और विशेष रूप से जो ये आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका लक्ष्य यही है कि किस प्रकार साहित्य और मीडिया अपनी अपनी भूमिका का दायित्वपूर्ण निर्वहन करते हुए स्वस्थ समाज की संकल्पना में, रचना में सहयोग प्रदान करें। एक बार पुनः स्वागत सभी प्रतिभागियों का और सभी साथी अध्यक्ष जो माननीय अध्यक्ष हैं सत्र के, उनका। सर्वप्रथम मैं पहले वक्ता को आमंत्रित कर रही हूँ जी के रूप में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो अध्यक्ष के रूप में जुड़ रहे हैं उसमें सर्वप्रथम है डॉक्टर हमीर भाई पी मकवाना जी, जो प्राचार्य हैं श्री JM पटेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज, आनंद, गुजरात से। और हमारे साथ जुड़ रही हैं अनु मेहता जी, और डॉक्टर अनु मेहता आचार्य हैं PG स्टडीज इन आर्ट, आनंद, गुजरात, एफिलिएटेड टू सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, बल्लभ विद्यानगर, गुजरात।
आप हिंदी की विभागाध्यक्ष भी हैं प्राचार्य होने के साथ साथ। आप कविताएं भी लिखती हैं। आपके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और चौथा प्रकाशित होने वाला है। इसके अलावा भी आपने 5 अन्य पुस्तकें लिखी हैं। आपको कविता के क्षेत्र में पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं और आप बहुत सी कार्यशालाओं में, सेमिनार में, संगोष्ठियों में रिसोर्स पर्सन और कीनोट स्पीकर के रूप में शिरकत करती रहती हैं। हमारे जो तीसरे अध्यक्ष हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, आप राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के हिंदी विभाग में सह आचार्य हैं और इससे पूर्व आप भाषा एवं तकनीकी संस्थान मैसूर में आपने बहुत समय तक कार्य किया है, वहां अपनी सेवाएं दी। आपने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने अपना अध्ययन एवं शोध कार्य पूर्ण किया है। हिंदी भाषा अनुप्रयोग, अनुवाद और विशेषकर हिंदी के तकनीकी प्रयोगों के संबंध में आपका विशेष योगदान है। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे जो आज के पहले वक्ता हैं, और पहले वक्ता हैं श्रीमती शारदा चौधरी हैं और जिनका विषय कोटा तथा सीकर जिले के कोचिंग संस्थानों में पंजीकृत राष्ट्रीय पात्रता, सह प्रवेश परीक्षा एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा अभ्यर्थियों में तनाव परिस्थितियां एवं उत्तरजीवी उपागम पर जनसांख्यिकीय चरों के संबंध में एक अध्ययन। मेरा सभी प्रतिभागियों से निवेदन, कृपया 8 मिनट में आप अपना वक्तव्य समाप्त करने का प्रयास करिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक सर्वश्रेष्ठ पत्र के लिए आपका मूल्यांकन हो रहा है, तो अगर आप समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो वहां पर भी आपकी दृष्टि से वो नकारात्मक स्थिति में आप जाएंगे वहां। इसलिए आप बिल्कुल समय का ध्यान रखिएगा और सभी को शुभकामनाएं। हाँ जी शारदा जी, आप पत्र वाचन कीजिए, प्रस्तुतिकरण कीजिए। डॉक्टर शारदा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप हैं? तो शारदा, हेलो जी, श्रीमती शारदा चौधरी। इनका नाम शायद यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप सेकंड नेम। जी, जो दूसरी प्रतिभागी हैं वो है डॉक्टर पुष्पा और आपका विषय है भारतीय संस्कृति के प्राणभूत नैतिक मूल्य और भारतीय समाज। आपका स्वागत है श्रीमती पुष्पा जी। जी जी। संस्कृत किसी भी भाषा का वो हमें प्रत्येक उसमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से संस्कृत की यदि मैं बात करते हैं तो वेद, हमारे उपनिषद, गीता, इसमें हमको ऐसे नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं जो मिलते हैं, जिसको देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि यदि इन पर हम शोध करें तो वर्तमान पीढ़ी के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह हमारे मूल्य जो सबके सामने आएंगे, जो अभी तक नहीं आए हैं, वो सबके लिए बहुत हितकारी रहेंगे। जैसे ये तो हम जानते हैं, सत्य, अहिंसा, स्वाभिमान, बड़ों का आदर, अतिथि सत्कार, सहनशीलता, परोपकार, सहयोग, देशभक्ति इत्यादि, ये तो हम लगातार सुनते आते हैं, देखते आते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जैसे वेदों में कहते हैं, आजकल हम देखते हैं चारों ओर हमारे वातावरण बना हुआ है कि हम हिंसा के मार्ग पर चल पड़ रहे हैं, हम आपस में लालच कर रहे हैं, एक दूसरे का नीचे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तनाव की स्थिति है। ऐसे में हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमें साहित्य में मिलते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सहयोगी होते हैं। उपनिषदों में जैसे वो कहते हैं, हमको बताया जाता है, हम पढ़ते भी हैं, उपनिषदों में हम देखते हैं कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है हमको सत्य के मार्ग पर चलना, अपना कर्म करना। गीता में कहा गया है लगातार अपना कर्म करते रहो,
आपको अपने कर्म से किसी भी प्रकार से च्युत नहीं होना है। हम जब अपने कर्म सही तरह से करते हैं तो दूसरे को उसके अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार जुड़े हैं। उसी प्रकार से पर्यावरण शिक्षा जो वेदों में, कालिदास के नाटक में, माघ की नाटकों में, काव्यों में, अलग अलग जो महाकवि हैं, ना केवल संस्कृत के, विविध भाषाओं के, उनके नाटकों में, उनके काव्यों में सभी प्रकार से पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण को हमारा सहचर बताया है, हमारा सहयोगी बताया है। यदि हम पर्यावरण का चिंतन करते हैं, किस प्रकार से उसका संरक्षण करें, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वो यदि हम सबके सामने लाएं, वेदों में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो निहित नहीं है, कौन सा ऐसा तत्व है जो उसमें प्रतिपादित नहीं है। यदि हम वेदों पर शोध करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, विविध प्रकार की संगोष्ठियां हो जिनके माध्यम से हम उन सब चीजों को उजागर करें, यही मेरे इस पत्र वाचन का जो बहुत अत्यंत समय के अभाव के कारण संक्षेप में बताने का उद्देश्य है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। दो मिनट हैं। आप में से कोई भी अगर इनको डिस्कशन के लिए अगर कोई भी प्रश्न करना चाहता है तो पुष्पा जी से प्रश्न। माध्यम से ये अपने हक के लिए ये लोग अत्यंत सक्रिय होकर के स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को मीडिया के माध्यम से रखते हैं और पुरजोर अपनी आवाज है वो सरकार तक पहुंचाते हैं और अपना अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये लोग आए दिन इन मीडिया के उपकरणों के माध्यम से इनमें इतनी एकता आ गई है कि आज किसी प्रकार की कोई उनके खिलाफ कोई अन्याय होता है या किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो वो एकजुट होकर के अपनी बात को रखते हैं। आए दिन मीडिया के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ भी महाअभियान छेड़ देते हैं। ये लोग आजकल राजनीतिक पार्टियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसका उपयोग करते हुए आम व्यक्ति को जागरूक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जनजाति समाज के उत्थान में साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक आदि के विकास में साहित्य और मीडिया की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें यहाँ का समाज है वह दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है, तो इन क्षेत्रों में ये टेलीविजन है, रेडियो है आदि उपकरण सबके पास उपलब्ध नहीं थे और आज के समय इनके पास ये जो उपकरण है वह धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जिसके माध्यम से इनमें जन जागरूकता फैलती जा रही है। इसमें आए दिन बहुत बदलाव इन लोगों में देखा जा सकता है। ये बढ़ चढ़ करके हर क्षेत्र में अब उभर रहे हैं और अपनी आवाज भी सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। सामाजिक उत्थान में भी साहित्य और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि यहाँ का जो समाज है वह दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने के कारण अत्यंत रूप से पीढ़ेपन के रूप में जीवन यापन करता रहा है, क्योंकि उनका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ अलग ही थे, जिस कारण से वह सभी समाज से प्रतिस्पर्धा करने में बहुत ये पीछे रह जाते थे। लेकिन आज के समय एक वैश्विक मीडिया के युग में निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ वर्षों पहले गोविंद गुरु, संत मावजी, संत मामा वालेश्वर दयाल, संत कबीर आदि के यहाँ पर वागड़ी भजन साहित्य मिलते थे, जिसके माध्यम से ये लोग भजन मंडलियों के माध्यम से भजन सत्संग करते थे और इसके माध्यम से जन जागरण करते थे, अच्छे संस्कार लोगों में भरते थे, जिसे निम्न प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे सभ्य समाज के रूप में वह आज उभर रहा है। समाज के अंदर जो कुप्रथाएं थी, रूढ़ियां थी, अंधविश्वास थे, उनको दूर अब कर रहे हैं। बाल विवाह पर भी लगभग रोक लगा दी है। रहन सहन में भी सुधार आ रहा है, रीति रिवाजों में बदलाव आ रहा है। ये लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। धार्मिक उत्थान में भी भजन साहित्य और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पर धर्म के रूप में सबसे पहले गोविंद गुरु ने पागड़ के जनजाति समाज के उत्थान के लिए जगह जगह धुनिया स्थापित करी। जैसे मानगढ़ धाम है, वहां पर भी उन्होंने धुनी स्थापित करी
और स्थापित करके यहाँ के लोगों को इकट्ठे करके उनको हर तरह से उनमें अच्छे संस्कार भरे और अपने देश के लिए, आजादी के लिए कुर्बानियां देने के लिए भी उनको तैयार रहने को बोला। साथ ही साथ उनको हर तरह से उनमें अच्छे संस्कार बढ़ते गए और लोगों में उनके प्रति आस्था बढ़ती गई, जिससे उस वक्त भी बहुत कुछ परिवर्तन इन्होंने किया था। जैसे धर्म के सिद्धांत भी बताए थे, नियमों का पालन भी उन्होंने करवाया था, नित्य भजन सत्संग कीर्तन भी करवाते थे, जिससे इन लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था भी बढ़ी है, गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना भी रहती है। मंदिर और दुनिया में नारियल का हवन भी करते हैं, आज भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं और पवित्र आचरण पर बल देते हैं। राजनीति के योगदान में भी साहित्य और मीडिया की भूमिका अच्छी रही है, क्योंकि यहाँ पर जनजाति लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, जब भारत गुलाम था उस समय भी यहाँ पर निरंतर संघर्षशील रहा है। ये समाज हर बार अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां देने से भी पीछे नहीं रहा है। हमारा आदिवासी समाज 17 नवंबर 1913 को मानकर जाम जो हत्याकांड हुआ था, उसमें भी हजारों आदिवासियों ने कुर्बानियां दी थी। तो ये भी ये वागड़ी भजन साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये लोग जब भी जरूरत पड़ी है तब अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्वक धरने देते रहे हैं और अपनी बात, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। और आए दिन यहाँ पर आदिवासी इलाकों में नई पार्टियां भी अपने अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए नई पार्टियां भी उभर रही है। और आए दिन आपका समय हो चुका है, समय एक्सीड हो चुका है। थैंक यू मैम। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? प्रतिभागियों से तो प्रश्न आमंत्रित है। कृपया अध्यक्ष मंडल से मेरा निवेदन है कि वो समय का भी ध्यान रखिएगा निर्णय करते समय। अगली प्रतिभागी होत्री देवी, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में, जिससे एक रेशम कीट के लार के द्वारा एक सफेद कोकून अपनी परत तैयार करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना कोकून तैयार करता है। अब मेरा जो इस रिसर्च का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में रेशम उद्योग के विपणन में योगदान का अध्ययन करना है, इनकी समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में जानना है और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करना है। तो थोड़ा सा मैं एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा बताना चाहूंगी। रेशम उद्योग भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में खासतौर पर प्रमुख उद्योग के रूप में है। इस शोध पत्र में मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में संदर्भ में रेशम उद्योग के विकास में विपणन का योगदान पर बात किया है। सुंदर चमकीली रेशम एक प्राकृतिक फाइबर प्रोटीन से बना पर्यावरण अनुकूल उत्पाद होने के कारण यह संरक्षित उत्पाद माना जाता है। यह ग्रामीणों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है, जिससे रोजगार की भी प्राप्ति होती है और साथ साथ देश और विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है और इससे विदेशी मुद्राओं का भी अर्जन किया जा सकता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में योगदान है जो विपणन के क्षेत्र जो मैं बताना चाहूंगी। सबसे फर्स्ट होता है कि रेशम कीट खाद्य पौधे मैदानी इलाकों में भी लगाने के उपरांत खाली क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। बहुत ही कम वैल्यू के साथ में इसको लगाकर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है और मार्केटिंग की सुविधा के अनुसार इसको बढ़ाया भी जा सकता है। सेकंड है, विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक ढांचे में रेशम उत्पादन को महत्व दिया गया है, क्योंकि इसका अन्य फसल उगाने के साथ साथ इसको भी प्रोडक्शन किया जा सकता है और किसान अपने खाली समय का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ महिलाएं इस पे 60% काम करके अपना बेनिफिट और घर भी चला सकती हैं, अपना जीवन स्तर सुधार सकती हैं, आजीविका का साधन भी उपलब्ध कर सकती हैं। इसमें आने वाली कुछ चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। सर, कोकून का ओपन मार्केट खुला बाजार ना होने के कारण किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन का उनको वैल्यू नहीं मिल पाता है। छत्तीसगढ़
रेशम के उत्पाद के विक्रय के लिए किसी भी प्रकार का विपणन चैनल्स का प्रयोग नहीं किया है। क्रेताओं द्वारा तसर कोकून का थोक मूल्य के है, जिसकी वजह से किसानों को उचित नहीं मिल पाता है। गांव में बिक्री किसान कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गांव के महाजन तथा व्यापारियों को बेच देते हैं। अधिकांश किसान महाजनों के ऋण से दबे होते हैं और इस बात के लिए जोर डालते हैं कि फसल उन्हें बेच दे, वह किसान को फसल को उचित मूल्य भी नहीं देते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए मैं कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से बुनियाद मशीन लगभग 400 किसानों के लिए प्रशिक्षण के आधार पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे उत्पादन बहुत बढ़ गया है। ताकि उत्पाद को उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके, उसके लिए ओपन मार्केट की भी सुविधा प्रदान की गई है। किसानों के द्वारा रेशम उत्पाद निर्माण किया जा रहा है, तो उसको अधिक लाभ की ओर बढ़ने के लिए उत्पाद ब्रांड तैयार किया जाना चाहिए और प्रतिस्पर्धा की मांग डिमांड के अनुसार उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग और ब्रांडिंग लेवल देनी चाहिए। कोकून के संरक्षण और विक्रय के लिए जो केवल एक ही कोकून बैंक है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में कटघोरा क्षेत्र में केवल एक कोकून बैंक है, तो वो और कोकून बैंक की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में उसे सेल कर सके। रेशम के विक्रय के लिए सरकारी विपणन व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, जो इससे कृषकों को रेशम उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त हो सके। थैंक यू मैम, इट्स ओवर। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रतिभागी अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगला पत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत है सोनम शर्मा है। मेरे भ्राताश्री अभी इस टाइम कहीं व्यस्त हैं, इसलिए वो इस शोध पत्र को प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो केवल मैं ही प्रस्तुत करूंगी। जी जी, तो जो हमारा शोध पत्र है भविष्य पूर्व पुराण के संदर्भ में सांस्कृतिक मूल्य, कहने के लिए तो हमारे 18 पुराण हैं भारतीय परंपरा के अनुसार, लेकिन मैंने 2 ही पुराण लिए हैं जिनमें सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का समावेश किस प्रकार से दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। मूल्य शब्द अंग्रेजी वैल्यू का समानार्थी है, जो लैटिन भाषा के वैल्यूर शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है योग्यता या महत्व। मूल्य शब्द का समान अर्थ है किसी भी वस्तु के गुणों को मापने की कसौटी। और स्टैनली महोदय के अनुसार मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु मूल्यांकन भी आता है। जैक आर फैकल के अनुसार मूल्य आचार, सौंदर्य, कुशलता या महत्ता के वे मानदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनके साथ वे जीते हैं तथा जिन्हें वे कायम रखते हैं। सांस्कृतिक मूल्य मानव के अंतर्गत से संबंधित होते हैं तथा उसके बाह्य जगत को प्रभावित करते हैं। मानव को कर्तव्य व अकर्तव्य का निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अब्राहम के अनुसार सांस्कृतिक मूल्य समाज में रहने वालों के बीच इस आधार पर एक समझौता होता है कि सभ्य समाज में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। वे समाज के ऐसे मानक बनाते हैं जो इस बात की व्याख्या करते हैं कि कौन सी धारणाएं सामाजिक जीवन को सुंदर बनाती हैं। और सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत जैसे अहिंसा, क्षमा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, दया, संतोष, ये सभी आते हैं। कूर्म पुराण के अनुसार जो कहा गया है कि अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, तपः परम, क्षमा, दया च संतोषो व्रतान्यस्य विशेषतः, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ, तप, क्षमा, दया और संतोष ये ब्रह्मचारी यति के विशेष व्रत हैं। वहीं आगे कहते हैं अहिंसा परो धर्मो नास्ति अहिंसा परम सुखम विधिना या भवेद हिंसा तो अहिंसैव प्रकीर्तिता, अर्थात अहिंसा से परम धर्म अन्य कोई नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। देव विहित हिंसा को अहिंसा ही कहा गया है। सत्य के विषय में कहा है कि सत्य ही सर्वोच्च है और सत्य से ही लोगों पर विजय प्राप्त होती है। वहीं भविष्य पुराण में मधु पर्व में वर्णन है कि सत्य, संतोष, आस्तिक, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, पवित्र आचरण ये सभी मानवों के लिए कहा है तथा आज के आधुनिक युग में इन्हीं पुराणों का अभाव
इन्हीं गुणों का अभाव दिखाई देता है। दान दान के लिए तो बहुत ही पूर्ण पुराण में भली प्रकार से बताया गया है उनके दान करने से क्या क्या पुण्य मिलते हैं, लेकिन समय की अल्पता होने के कारण मैं केवल इतना ही कहूंगी कि जो ये पूर्ण पुराण में कहा है कि तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानम उच्यते द्वापरे यज्ञम इत्याहुर्द आहुर्दानम एकम कलौ युगे। आगे कूर्म पुराण में कहते हैं दान के पात्र के विषय में कूर्म पुराण का यह जो कथन है, कुलीन निमित्त तपस्वी सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मण के निमित्त दान करना चाहिए। और वहीं अपरिग्रह के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण के दान लेने में भी अपरिग्रह करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। धैर्य के लिए कहा है मनसा स्थिरता धैर्यम इति उच्यते, धैर्य मानवीय गुणों का आधार है। आगे शांति के लिए कहा शांतिर नाम बाधा विघ्ना भावः। आगे ये भी कूर्म पुराण में ये भी कहा है शांतिर विद्या प्रतिष्ठा, अर्थात जो शांति विद्या है उसी को प्रतिष्ठा माना गया है। और भविष्य पुराण में भी कहा है शांतिरतीता परा शांतिर विद्या चैव यथाक्रमम्। आगे वाचा मनसि कायि दुखेनात् पादितेन च न कुप्यति न चाप्यति सा क्षमा परिकीर्तिता, क्षमा के लिए ये कहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि नास्तेयमिति अस्तेयम, अर्थात आस्तेय का जो शाब्दिक अर्थ है वो चोरी ना करना, अर्थात कभी चोरी नहीं करना चाहिए। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि अक्रोध भारतीय संस्कृति में मानव के षड रिपुओं में से क्रोध एक है। इन्हीं दुर्गुणों में मुख्यर्थ पुराण प्रेरित करते हैं। आख्यानों के माध्यम से कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय में सहायक होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कृष्णाष्टम विव्रतः। दया के लिए कहा है कि दया केवल सांस्कृतिक मूल्य ही नहीं है अपितु वैश्विक मूल्य है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्य केवल भारतीय भूभाग तक ही सीमित नहीं है। भविष्य पुराण के लिए इतना इति वाक्य कहकर उन्होंने कहा है कि जिस गुण से शत्रु मित्र व आत्मीय जनों को आत्मीयता से देखता है उसी को दया कहा गया है। दया को कूर्म पुराण में ब्राह्मण का लक्षण भी बताया गया है। वहीं नैतिक मूल्यों की बात करें तो अभिवादन के लिए कूर्म पुराण में द्वितीय भाग के 12वें अध्याय में विस्तृत रूप से बताया गया है कि किसे किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए। और भविष्य पुराण में भी कहा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धप सेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आगे अतिथि सम्मान के लिए भी कहा है अतिथि देवो भवः। वहीं आचरण के लिए कहा है आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तश्च नरोत्तमः तस्माद् अस्मिन् समायुक्तो नित्यं स्यादात्मान द्विजः। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में ये उद्धृत है। आगे उन्होंने कहा है मधुवाणी के लिए कहा प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, अर्थात कि कभी भी ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए जो किसी को तकलीफ दे, और ऐसी वाणी हमेशा बोलनी चाहिए जिससे मानव को संतुष्टि प्रदान हो जाए। वहीं गुरु शुश्रूषा के लिए कहते हैं कि जो चरित्र जो भविष्य पुराण में गुरु शिष्य को प्रेरित करे या ना करे, परंतु गुरु का हित चाहने वाले शिष्य को सर्वदा स्वाध्याय में चित्त लगाना चाहिए। और चरित्र के लिए उन्होंने कहा है कि चरित्र मानवीय अमूल्य संपदा है, यदि भ्रष्ट हो गया तो सब नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की सफलता असफलता काफी हद तक व्यक्ति के चरित्र पर ही निर्भर करती है। उपसंहार के हमारा जो उपसंहार है निष्कर्ष रूप से यह कहें तो संस्कृति का स्वरूप किसी भी समाज के दीर्घ काल तक अपनाई गई परंपरा व पद्धतियों का परिणाम होती है। समाज की राष्ट्र की समस्त उपलब्धियां इन्हीं सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होती है। इन्हीं से मानव अपने जीवन का उद्देश्य व लक्ष्य सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार नैतिकता या नैतिक मूल्य एक प्रकार की आचार संहिता होते हैं जो व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में सहायक होते हैं। नीति शास्त्र में भी कहा गया है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अपनी इस बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद।
धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे प्रतिभागी? नहीं, सब Where is my sharing? Yes. Yes, मैडम। मेरा टॉप, हाँ, वैश्विक शिक्षा में सोशल मीडिया और ई लर्निंग कार्यक्रमों की भूमिका, एक शैक्षिक दृष्टिकोण। इसको बड़ा कर। हाँ, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, सार है, इस 21वीं शताब्दी में इंटरनेट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि व्यापार, करियर, काम और वैश्विक शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं के व्यापक अवसर प्रदान करता है। इंटरनेट का उपयोग सूचनाओं के भंडारण, वैश्विक शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा के लिए किया जा सकता है। डिजिटल युग के उदय ने लोगों के लिए महान अवसर खोले हैं। वैश्विक शिक्षा, अनुसंधान, सूचना, कैटलॉग और नवाचार के साथ साथ शिक्षकों की धारणाओं और प्रथाओं के आधार पर शिक्षा में सोशल मीडिया का उपयोग दिन प्रतिदिन एक दूसरे से जुड़ने और विविध रेंज तक पहुंचने के लिए इंटरनेट समृद्ध जानकारी के लिए संसाधन प्रदान करता है। एक सेकेंड, हाँ, यस, हाँ, जस्ट सीखने सिखाने की प्रक्रिया के विकास पर यह अध्ययन केंद्रित है। शिक्षा में सोशल मीडिया की कुछ बुनियादी विशेषताएं इस पर बहुत प्रभाव डाल सकती है। विशेष रूप से वैश्विक शिक्षा, अनुसंधान, सूचना और नवाचार के आधार पर शिक्षा में सोशल मीडिया का यह अध्ययन शिक्षण में सोशल मीडिया की भूमिका को उजागर करता है। विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए यह केंद्रित है जो अपनी मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा व्यवसाय के साथ साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे इस रिसर्च आर्टिकल के जो कीवर्ड्स हैं वो है वैश्विक शिक्षा, सोशल मीडिया, सूचना और नवाचार, डिजिटल युग और ऑनलाइन शिक्षा, इंटरनेट का उपयोग। मैडम, जैसा हम आजकल देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है वो बहुत इफेक्टिव हो गया है और इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि पिछले करीब 1.5-2 सालों से हमने ऑनलाइन क्लासेस ही ली हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे एमएड हो। इसके अलावा पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं उनको भी हम ऑनलाइन ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमें ऑनलाइन भेजते हैं। हम उन्हें चेक करके और जो भी उसमें करेक्शंस होते हैं वो करेक्शन करके बाय मेल हम लोग उनको भेज सकते हैं। तो आज के ज़माने में जो हमारा सोशल मीडिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे विचार हैं वो हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। और आज के ज़माने में जो हम ई लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो ई लर्निंग आज बेस हो गया है, मेन हो गया है। अगर हम ई लर्निंग के माध्यम से अगर हम एजुकेशन नहीं दे पाते तो आज हम अपने आप को एक बहुत ही बैकवर्ड स्टेज में पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक बात हम करते हैं सूचनाओं के संग्रहण की, तो आज जो क्लाउड्स हैं उसके अंदर दुनिया भर की हमारी नॉलेज जो है दैट इज स्टोर्ड। और आज हम विजुअल क्लासेस के माध्यम से, विजुअल जो हमारे आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम अपने एजुकेशन के अंदर काफी बदलाव ला सकते हैं और लेके आ भी रहे हैं। इसके उपयोग झाला तो 1973 मध्ये अमेरिकेतील संगणकतज्ञ स्विंटर्स यांनी केला आणि त्यांनी संगणकाच्या इंटरनेटच्या शोधामुळे गुगलच्या माध्यमातून हजारो व्यक्ती, समाज, संस्था एकत्रित बांधल्या गेल्या आणि या बांधल्या गेल्यामुळे साहित्य समाजाचा जो प्रभाव आहे तो प्रभाव सर्वत्र आपल्याला पाहायला मिळतो। भारतामध्ये 1995 मध्ये विदेश संचार निगम लिमिटेड या कंपनीद्वारे आपल्याला इंटरनेट सेवा सुरू झालेली आहे आणि या सेवेमुळे आपल्याला आज देशातल्या अनेक 212 देशांपैकी 80% लोक या संचार निगमाच्या माध्यमातून जोडले गेलेले आहेत आणि त्याच्यातून आपल्याला हे सगळं विश्व जे आहे ते जवळ आलेलं आहे।
हे विश्व जवळ येण्यासाठी वैश्विक प्रसार माध्यमं कोणती आहेत की ज्या माध्यमांमुळे आपण सगळे एकत्र आलेलो, तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सोशल मीडिया हा शब्द 2 इंग्रजी भाषेतून तयार झालेला आहे. सोशल म्हणजे सामाजिक, सामूहिक, समाजातल्या एकत्रित लोकांचा समुदाय, आणि मीडिया म्हणजे माध्यम, विशेषतः संप्रेषण, माहिती देणे व घेणारं माध्यम असं. पूर्वीच्या काळी माहितीची देवाणघेवाण होत नव्हती. केवळ एखादी माहिती मौखिक स्वरूपात म्हणजे कथा, कादंबरी वाचन ह्या स्वरूपातून वाचलं जायचं, पाठ केलं जायचं, लोकांना सांगितलं जायचं, पण त्याचा प्रसार मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत नव्हता. आणि वैश्विक प्रसार माध्यमांनी, या प्रसार माध्यमांमुळे आपल्याला खूप जग जवळ आलं. आणि या माध्यमांचे जे आधुनिक माध्यमांचे जे प्रमुख प्रकार आहेत ते प्रमुख 3 प्रकार म्हणजे प्रिंट मीडिया हा एक पहिला छापील प्रकार, त्याच्यामध्ये पुस्तकं, मासिकं, वृत्तपत्र ही जी आहेत प्रिंट मीडिया आहे, त्याचा उपयोग किती जास्तीत जास्त 1 दिवसापासून 1 तासापर्यंत किंवा ठराविक काळापर्यंत होतो. दुसरा जो प्रकार आहे ब्रॉडकास्ट मीडिया. ब्रॉडकास्ट मीडियामध्ये प्रसिद्ध होणारी माध्यम म्हणजे आकाशवाणी, टेलिव्हिजन, न्यूज चॅनल्स या किंवा विविध मालिका किंवा एकाच वेळेला हजारो लोकांपर्यंत विशेष माहिती पुरवणारी साधन. तिसरा जो आहे इंटरनेट मीडिया, गुगल किंवा युट्यूब ही जी माध्यम आहेत, या इंटरनेट मीडियामुळे आज सर्व जग एकत्र आलेलं आहे. सगळेजण आपण एकत्रित समोर आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये व्हॉट्सअप, फेसबुक, टेलिग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सोशल मीडियाचा हजारो माध्यमांचा वापर एकाच वेळेला होतो. आणि हे जे आहे हे आपलं महत्वाचं माध्यम म्हणून मानलं जातं. आणि या माध्यमांचा वापर सर्वत्र एकाच वेळेला होत असल्यामुळे आपल्याला बरेच चाहते सुद्धा याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. आता आपण असं बघणार आहोत की माध्यमांचा साहित्यावर होणारा काय प्रभाव आहे. तर आजपर्यंत साहित्य किंवा जी निर्मिती होती, साहित्याची निर्मिती होती, प्राचीन ग्रंथ होते, पुराण होती, ही ठराविक वर्गाकरता, ठराविक जाती करता, ठराविक धर्माकरता मर्यादित होती. आज आपल्याला इंटरनेटमध्ये सगळ्या धर्माची, जातीचे लोक विशेष ज्ञान आपल्याला एकाच माध्यमातून उपलब्ध होतं, एका प्लॅटफॉर्मवरून आपल्याला पाहायला मिळतं. मग ते फेसबुक असो, व्हॉट्सअप असो, इंस्टाग्राम असो, या माध्यमातून आपण त्याची देवाणघेवाण पण करू शकतो. म्हणजे आपल्याकडे असणारं ज्ञान सगळ्यांना पोहोचवण्याचं प्रमुख माध्यम, साहित्य लोकांपर्यंत तळागाळात पोहोचवण्याचं प्रमुख माध्यम जर कोणतं हे असेल तर आधुनिक मीडिया हे माध्यम आहे. ह्याचा फायदा किंवा वापर का होतो, तर त्याच्यामध्ये केवळ साहित्य पोहोचवलं जात नाही, तर अनेक शब्द, विचार, कल्पना, भावभावना, मग ते कोणत्याही भाषेतले असतील, इंग्रजी भाषेतले असेल, मराठी असतील, कन्नड असतील, उर्दू असतील, किंबहुना आंतरराष्ट्रीय भाषेतील विचार, माध्यम, मालिकांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. स्वाभाविकपणे आपल्या भाषेमध्ये, आपल्या विचारांमध्ये, आपल्या कृतीमध्ये त्याचा प्रभाव पडतो. आणि हा प्रभाव पडत असल्यामुळे नकळतपणे व्यक्तिमत्व, समाज संघटन, सामाजिक बदल हे आपल्याला बघायला मिळतात. आणि ह्या सगळ्याचा प्रभाव हा कशामुळे होतो, तर सोशल मीडियामुळे होतो. सोशल मीडियामुळे अनेक बरेच फायदे झालेले आहेत. समाजाचा जर फायदा म्हटलेला आहे तर वेगवेगळ्या कला लोकांसमोर पोहोचलेल्या आहेत. जुन्या काळातली जी गाणी होती ती केवळ ठराविक लोकांपर्यंतच मर्यादित होती, किंवा सगळ्यांना येतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ही साधनं उपलब्ध नसल्यामुळे स्वातंत्र्यावरती लिखाण करण्यासाठी केवळ कविता, गाणी किंवा गीतं किंवा लोकगीतं यांचाच वापर केला जात होता. आज आपल्याला बऱ्याचशा वैचारिक साधनांचा वापर करता येतो. आता ही साधनं, माध्यम आहेत तरी कोणती किंवा किती, तर थोडक्यात जर आढावा घेतला तर फेसबुकचे जवळजवळ 2 अब्ज युजर्स आहेत, युट्यूबचे जवळजवळ 3 अब्ज आहेत, व्हॉट्सअपचे 2 अब्ज आहेत, फेसबुक मेसेंजरचे जवळजवळ 1.1 अब्ज लोक त्याचा वापर करते आहेत, इंस्टाग्रामचे आहेत. तसंच अनेक असे मेसेंजर आहेत की त्या मेसेंजर मधून समाजातल्या लोकांमध्ये एकाच वेळेला, एका क्षणामध्ये आपण सर्वांपर्यंत पोहोचू शकतो. ही सामाजिक माध्यमांची असणारी ताकद आहे, मीडियाचा असणारा सगळ्यात मोठा प्रभाव आहे. किंवा मीडियामुळे समाजामध्ये जो काही मोठा बदल होतोय तो ह्या सगळ्यांमुळे होतोय. आणि ह्या सगळ्याचा आपण लौकिक जीवनामध्ये सुद्धा, शाळा ऑनलाईन आहेत, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आहे, ई लर्निंग आहेत, वेगवेगळे माध्यमाचे प्रयोग आहेत, हे सगळे आपल्याला ह्या याच्यातूनच पाहायला मिळतात. आणि म्हणून प्रसार माध्यम म्हणजे जीवनाचा अविभाज्य घटक झालाय. मग व्यावसायिक देवाणघेवाण असो, लौकिक असो, लहान मुलांची असो, वृद्धांची असो किंवा कोणत्याही व्यक्तीची असो, या सगळ्यांनी समाज माध्यमांना व्यापून घेतलेलं आहे. आणि सामाजिक आणि सांस्कृतिक, त्याच्याबरोबर राष्ट्रीय जर उत्कर्ष कशापासून होत असेल तर या समाज माध्यमांमुळे होतो. या समाज माध्यमांमुळे आज जग माणसाच्या हातात आलेलं आहे, अगदी इतकं जवळ आलेलं आहे की हा माणूस स्वतःहून सगळ्या विश्वाचा जो कायापालट जो आहे तो कायापालट करून घेत आहे. आणि म्हणून आपल्याला ह्या वैश्विक माध्यमांचा, प्रसारांचा जो वापर आहे तो करावा लागतो.
हॅलो, जी हा आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है आप। हा ओके. या प्रसार माध्यमांचा माझा जो विषय होता त्याच्यामध्ये वैश्विक प्रसार माध्यम साहित्यावर जो मोठा परिणाम झालेला आहे. आज आपण ज्या मालिका बघतो, ह्या मालिका जुन्या पारंपरिक विचारांपेक्षा नवीन विचार किंवा बदलणाऱ्या समाजाचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. हे प्रसार माध्यमांनी साहित्याला दिलेली मोठी देणगी आहे. अनेक कवी किंवा साहित्यिक असे आहेत की त्या प्रसार माध्यमांमुळे युट्यूब मध्ये असतील किंवा आपल्या फेसबुक वरती असतील प्रसिद्ध झालेले आहेत, जे कालातीत आहे. जुन्या काळामध्ये ज्या वेळेला बंधनं होती समाजाची, व्यक्तीची, राष्ट्राची, एखाद्या लहान मुलांनी सुंदर अशी बनवलेली कविता जगासमोर आज मांडली जाऊ शकते. हे सगळ्यात खरं श्रेय आहे आणि हे श्रेय माणसाला मोठं करणारं श्रेय आहे. म्हणून या प्रसार माध्यमांचा जीवनामध्ये फार मोठा आज वाटा आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए डॉक्टर अजय कृष्ण तिवारी से। अगले गढ़वाली लोकगीतों में सामाजिक चित्रण। सबसे पहले मैं लोक साहित्य और लोक शब्द की परिभाषा एवं परिचय के बाद विचार रखूंगा। लोक साहित्य लोक मानस की सहज, सरल एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। सामान्य लोग जिन शब्दों में अमित जी प्लीज। आगरा विद्यालय का। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मेरा विषय है गढ़वाली लोकगीत में सामाजिक चित्रण। तो पहले मैं लोक साहित्य की परिभाषा एवं परिचय पर अपने विचार रखूंगा। लोक साहित्य लोकमानस की सहज, सरल एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अपने हृदय के उद्गार प्रकट करना हर मनुष्य की स्वाभाविक एक स्वाभाविकता है। और वो जिन शब्दों में सामान्य लोग जिन शब्दों में अपने हृदय के उद्गार प्रकट करता है उसे ही हम लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य की एक मौखिक परंपरा होती है। यह इसका पठन पाठन नहीं होता। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ श्रवण के माध्यम से ही पहुंचती है। यह जो लोक साहित्य है इसमें तभी तक ताजगी एवं नवीनता पाई जाती है जब तक कि ये किसी लिपि की कारा में बद्ध नहीं होता है। अगर आप इसे किसी लिपि की कारा में बद्ध कर देंगे तो इसकी संजीवनी जो है वो नष्ट हो जाती है। प्रकृति के साथ मनुष्य के सामंजस्य, जीवन के प्रति जिजीविषा एवं ऐतिहासिक गौरव लोक साहित्य की प्रेरणा है। मेरा गढ़वाली लोकगीतों में धार्मिक एवं सामाजिक चेतना। गढ़वाल का प्रारंभिक लोक साहित्य धर्म से संबंधित है। यह संस्कृति के प्रारंभिक स्तर का सूचक है। प्रकृति से निकटता एवं ईश्वर में विश्वास गढ़वाली लोक साहित्य के बल हैं। हम सब जानते हैं गढ़वाल को देवभूमि कहा जाता है। तो वहां पर ईश्वर के प्रति लोक साहित्य में बहुत सारे ऐसे लोकगीत पाए जाते हैं जिनमें ईश्वर की महिमा का गुणगान होता है, प्रकृति का वर्णन होता है, समाज में विश्वासों एवं उसकी प्रथाओं और रूढ़ियों का प्रस्तुता भी है। यह जो लोकगीत होते हैं ये गढ़वाल की समृद्ध विरासत एवं उनके कष्टसाध्य जीवन का निचोड़ है। कष्टसाध्य जीवन हम कह सकते हैं कि गढ़वाल हम सब जानते हैं गढ़वाल एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहां का जीवन मैदानी इलाकों से ज्यादा कष्टसाध्य होता है, श्रम साध्य होता है। और प्रकृति के साथ मनुष्य के सामंजस्य, जीवन के प्रति जिजीविषा और ये सारे जो है गौरव लोक इतिहास की प्रेरणा है। जन जन के कंठों में बसा साधना गीत, नाथपंथों के गोरखपंथी सिद्धांत, बौद्धों के तंत्र मंत्र गढ़वाल के लोक साहित्य के अभिन्न अंग हैं। गढ़वाली लोक साहित्य आदर्श एवं यथार्थ का समन्वयन है। गढ़वाली लोकगीतों में पारिवारिक जीवन और नारी। हम सब जानते हैं कि परिवार समाज की एक इकाई है और समाज जो है वो परिवार से ही जो कुछ परिवार में है वही समाज में परिलक्षित होता है और नारी जो है वो परिवार का एक अहम हिस्सा होती है। तो साहित्य की और राजेंद्र धस्माना जी कहते हैं कि साहित्य की असली जड़ें लोक में होती हैं और लोक इसकी उपस्थिति के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए साहित्य में स्त्री ढूंढने वालों को भी लोक साहित्य में स्त्री को पहले देखना चाहिए। नारियों की सांस्कृतिक चेतना अत्यंत सबल होती है और इसका प्रमुख कारण है उनकी परोपकार की भावना, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता एवं अन्य लोगों के दुख सुख के प्रति जो संवेदना है उनकी। और गढ़वाली लोकगीतों और लोक गाथाओं में स्त्री चेतना भरपूर मात्रा में है। इन लोकगीतों और लोक गाथाओं में जीवन के हर पहलू को उकेरा गया है। गढ़वाली लोकगीतों में समाज का सामूहिक स्वरूप एवं उनका आर्थिक जीवन भी परिलक्षित होता है। गढ़वाली समाज का एक अपना गठन है।
वहां के निवासी मूलतः कृषक हैं। इस जन सामान्य साधन विहीन है एवं आर्थिक आधार पर समाज में काफी समानता है। संपत्ति अथवा व्यवसाय पर आधारित समाज, सामाजिक प्रतिष्ठा उनके बीच अच्छी तरह से पनप नहीं पाई है। इसलिए प्रतिष्ठा का कुल आधार जाति एवं वैवाहिक संबंध ही है। आर्थिक समृद्धि से अधिक महत्व रिश्ते और नातों का है। गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध जातियों का आक्रमण करते हुए भी देखे जा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गांव त्योहारों एवं समारोहों में लोकगीतों के एवं लोक गाथाओं का मंथन किया जाता है, जो समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। गढ़वाली लोकगीतों में सामयिक चेतना। अब मैं बात करता हूं आज के समय की। गढ़वाली लोकगीत काल की आवश्यकताओं अथवा युग की यथार्थ घटनाओं के बीच से उद्भूत हुए हैं। उनमें नवयुग की समस्त लोकधर्मी चेतनाओं का समावेश है। सत्ता संग्राम की चेतना देशभक्ति का स्वर बनकर उभरी। समता प्राप्ति के उपरांत अपरूछ दुनिया अपरूछ राज, इस तरीके का उल्लास भी लोकगीतों में देखा जा सकता है। राजनीतिक चेतना एवं नवनिर्माण को लेकर बुने हुए सपने कई आधुनिक लोकगीतों में व्यक्त हुए हैं, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब सहसा आंखों में जो भी स्वप्न मंडराए थे, उनके ऊपर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी नौकरशाही के कारण वो चिरस्थायी न रह सके और इसलिए लोकगीतों में सामाजिक विषमताओं के प्रकट करने वाले प्रसंग भी उभरकर सामने आए हैं। खोखली नैतिकता पर कटु व्यंग करने वाले गीत भी रचे गए। समाज की खोखली भौतिकता और मूल्यहीनता पर तीव्र प्रहार करते हुए गीत की रचनाएं भी हुई। और आज की स्थिति यह है कि न उनमें भविष्य का उल्लास शेष रह गया है और न ही वर्तमान की आलोचना का उल्लास शेष रह गया है। और इसका कारण भी है, इसका कारण यह है कि आज का जो समाज है, जो वैश्विक मीडिया की अगर मैं बात करूं, गढ़वाल की प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करता है। उनके पहाड़ी गांव में बसने वाले लोगों के दुख और दर्द को चिंतित करना, उनके जीवन को चिंतित करना, उनके जीवन की कठिनाइयों को चित्रित करना, उनके ऊपर चिंतन करना, ये हमारी वैश्विक मीडिया से पीछे छूट चुका है, जिसके ऊपर मैं बल देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारी मीडिया उसके ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रतिभागी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनके प्रश्न आमंत्रित हैं। सभी प्रतिभागी पूरी तरह से एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अब अगली प्रतिभागी मेधा अग्रवाल, और आपका। प्रारंभ से ही मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है और उसकी इसी प्रवृत्ति ने उसे निरंतर विकास की ओर अग्रसरित किया। प्रारंभ में उसने खेती कर मानव सभ्यता के नए ढांचे को जन्म दिया और आगे चलकर मशीनों का आविष्कार कर औद्योगिक क्रांति को। विकास और परिवर्तन की इसी श्रृंखला के महत्वपूर्ण दौर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास है, जिसने उसके समाज और संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन किया। दरअसल समाज और साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए, एक पक्ष को प्रभावित करने वाला कारक दूसरे को भी प्रभावित करता ही है। इसी कारण जब समाज में तकनीक के कारण परिवर्तन आया तो साहित्य में भी वह परिवर्तन हमें दिखाई दिया। यदि हम इतिहास के पृष्ठों की ओर जाएं तो देखेंगे कि तकनीक के कारण मनुष्य की भाषा और साहित्य में परिवर्तन हुए। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की लिपियों में जो महत्वपूर्ण अंतर आया वह तकनीकी लेखन सामग्री की भिन्नता के कारण आया। उत्तर भारत की लिपियों में जहां भोजपत्र का प्रयोग किया जाता था, इस कारण सीधी आकृति वाले वर्णों का प्रयोग हुआ। वहीं दक्षिण भारत की लिपियों में ताड़पत्रों के प्रयोग के कारण गोलाकृति वाले वर्णों का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार हम देखें कि साहित्य में भी तकनीक के कारण बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई दिए। आधुनिक गद्य का विकास छापे खाने के आविष्कार के कारण ही संभव हो पाया। इसी प्रकार लंबी कविता जैसी नवीन विधा भी छापे खाने के आविष्कार का ही एक परिणाम रही। आगे यदि हम देखें तो इसी संदर्भ में कंप्यूटर पर इंटरनेट की बात की जाए तो यह सूचना प्रौद्योगिकी का एक ऐसा साधन है जिससे साहित्य के परंपरागत रूप के साथ साथ नवीन विधाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तथा यह परिवर्तन केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसके समाज अर्थात पाठक व लेखक में भी दृष्टिगत है। यदि इंटरनेट पर उपलब्ध अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों की बात की जाए तो ब्लॉग ही एक ऐसा लोकप्रिय साधन है जिसने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को सशक्त, सजीव और ग्राह्य बनाया है। यदि ब्लॉगिंग के ऐतिहासिक पक्ष की मैं बात करूं तो 1994 में
दुनिया का सबसे पहला ब्लॉग जस्टिन हॉल द्वारा links.net के नाम से शुरू हुआ। उसके बाद 1997 ईस्वी में जॉन बर्जर नाम के व्यक्ति ने वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा में लिखे गए प्रथम ब्लॉग की शुरुआत 2003 में की गई, जो कि अब अनूप शुक्ल का 9-11 रहा। 2003 के बाद ब्लॉग की दुनिया में हिंदी की उपस्थिति निरंतर बढ़ती चली गई और यूनिकोड ने इसे और आसान और सुलभ बना दिया। वर्तमान में कई विषयों पर ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, जिसमें साहित्य भी एक विषय बनकर उभरा है, निरंतर विस्तार पा रहा है। उसके विस्तार का प्रमुख कारण लेखन की स्वतंत्रता है। मुख्य धारा के साहित्य की गुटबाजी से अलग ब्लॉग पर हर व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। समाज के हर पेशे से जुड़ा व्यक्ति, चाहे वह इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी, अपनी रचनाधर्मिता के बल पर साहित्य का अंग बन सकता है। इसी के साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के ब्लॉग पर जुड़ने के कारण ब्लॉग की विषय वस्तु में भी विविधता का समावेश हुआ, जिसके कारण ब्लॉग क्षेत्र में आज हिंदी साहित्य व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की जगह विमर्श का रूप ले चुका है और अपनी शैशवावस्था को पार कर चुका है। सोशल नेटवर्क के जुड़ जाने से सोशल नेटवर्किंग के जुड़ जाने से साहित्यकार और लेखकों के बीच यह एक सेतु का काम कर रहा है, जिसके कारण ब्लॉग पर साहित्यकारों और लेखकों की उपस्थिति निरंतर बढ़ी है और यही नहीं, वह अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं और मार्ग भी प्रदर्शित कर रहे हैं। साहित्य के सक्रिय लोग भी उदासीनता के स्थान पर ब्लॉग जगत से जुड़ रहे हैं और ब्लॉग पर मौजूद विभिन्न व्यक्तियों को अपनी रचनाधर्मिता के कारण प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में सम्मान मिलने लगा है। कुल मिलाकर ब्लॉग जगत साहित्य में अभिव्यक्ति का अब मात्र साधन नहीं रह गया है, बल्कि नवीन अवधारणा का प्रतीक बन चुका है, जो विश्व के हर साहित्य प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद मिधा। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो प्रश्न या जिज्ञासा आमंत्रित है। द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड स्टडीज बैंगलोर से हूँ। मेरा जो विषय है लोक साहित्य में लोक शब्द का प्रयोग। फिलहाल अमित कुमार जी ने लोक साहित्य के बारे में काफी विषय पहले ही बता दिए हैं, तो मैं उसकी परिभाषा की ओर ना जाते हुए सीधे इस विषय में आना चाहूंगी। वैसे अगर हम देखें, त्रिगवेद में जो है लोक शब्द का जो प्रयोग है जन के लिए या तथा स्थान के लिए किया जाता है। यहाँ जो है उन्होंने कहा है, यह इमे रोदसी उमे अहिंदम तुष्टतम विश्वासमत्स्य रक्षति ब्रह्मोर्धम भारतम जनम नभ्यः असिदंतरिक्षम शिष्णेयव्यो समत्वर्ताः तद्भ्यम भूमि ददृशाः श्रोत्र तथा लोकम अकल्पयतम। यानी कि हम देखते हैं कि आज के जो भारत की जो संस्कृति है वो काफी पिछड़ती हुई जा रही है। हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो कि हमारे लोक साहित्य और इसके शब्द के साथ जुड़ी हुई है, इसे मैं दो भागों में कह सकती हूँ। एक है शिष्टा यानी शिष्ट संस्कृति, दूसरा है लोक संस्कृति यानी सभ्यता और उसकी अंतर्मुखी। आज के इस सामान्य जन जो है, चाहे हम नाट्य शास्त्र की बात कहें या फिर किसी और विषय में, हर एक व्यक्ति जो है अपने लोक कथाओं को, अपने ग्रामीण भाषाओं को, हर एक विषय को भूलते हुए केवल आज के इस आधुनिक विषयों के और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और हमारी असली सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है मैं देना चाहूंगी, विवाह। शादियां जो हम देखते हैं आजकल, हम केवल शादी के दौर पे देखते हैं कि बहुत अच्छे वस्त्र हैं, गहने हैं, बढ़िया तरीके से हुआ, लेकिन क्या ये पूर्ण संस्कृति के साथ, पूर्ण सभ्यता के साथ किया जा रहा? नहीं। कहीं ना कहीं हम जो है अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं एंगेजमेंट, रिंग चेंज करना। हालांकि हमारे भारतीय संस्कृति में ये नहीं था। और आजकल की इस आधुनिक पीढ़ी में अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है वो है लिविंग इन, या यूं कहिए कि कोहैबिटेशन, जो कि हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति इतनी पिछड़ती जा रही है कि हम बिल्कुल उसे भूलते हुए जो है आजकल ऐसे स्टाइल को अपनाना चाहते हैं कि हम शादी से पहले एक साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हैं।
जो महत्व हमारे परंपराओं से आई हुई है, हम उसे न अपनाकर कहीं और जो है दूसरी ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी विषय को मैं आगे बढ़ाते हुए जो है बताना चाहूंगी कि ये जो लोक शब्द जो है, दरअसल फोकलोर शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्ववेद विलियम ने जे टॉम्स ने सन 1846 ईस्वी में पॉपुलर एंटिक्वेडिस के लिए किया था। गोल्डन वर्ड के लेखक डॉक्टर जे फ्रेजर ने अपने ग्रंथ को 18 भागों में लिखकर फोकलोर को एक सुप्रतिष्ठित विषय के रूप में प्रतिपादित कर दिया। E.V. डायलर ने प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक में संस्कृति को व्याख्यायित करने का यंत्र किया है। तो जब हम देखते हैं कि पूर्व काल से लेकर आज तक भी विदेशों में जो है हमारी संस्कृति को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पे संस्कृत श्लोकों को पढ़ा जाता है, सभ्यताओं को जाना जाता है। उतना ही नहीं बल्कि हमारे भारत में विदेशी गण आकर यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार विवाह करते हैं, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा है कि यदि हम इस तरह अगर आगे बढ़ते जाएं तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वे सालों तक और यूं कहा जाए कि कई जन्मों तक जुड़ा रहेगा। लेकिन जो हमारी खुद की अपनी परंपरा है, हम क्यों उसे छोड़ रहे हैं? क्यों हम अपने उस साहित्य को छोड़कर आगे की ओर जो है बढ़ रहे हैं? और ये नहीं कहती कि हमें जो है इस आधुनिक चीजों को अपनाना नहीं चाहिए, अवश्य अपनाना चाहिए, लेकिन इसके तहत क्या हमें अपने धर्म को, परंपरा को, आचार विचार को, क्या इन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए? यही मेरा एक सवाल आप सभी से है कि क्या हमें अपने भारतीय संस्कृति को छोड़कर, विशेषताओं को छोड़कर, जिसके लिए आज हम जाने जाते हैं, इतने भाषाएं होने के बावजूद, इतने लिपियां होने के बावजूद, हम एक ऐसी संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी आई हैं कि हम खुद ही उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। तो ये मेरा सवाल है कि क्या ये सही है? क्या हमें अपनी नई पीढ़ियों को क्या ये नहीं सिखाना चाहिए? क्या हमें हर स्नातकोत्तर में और पदवी में क्या ये उन्हें नहीं बताना चाहिए कि हमारी जो लोक संस्कृति है वो क्या है? क्या एक विषय रखना जरूरी नहीं मानते? इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद डॉक्टर चिलुका पुष्पलता। प्रश्न है आप लोगों का कोई? अगले प्रतिभागी, ये संयुक्त रूप से पत्र प्रस्तुत किया है डॉक्टर रश्मि। एकात्म रंग में रंगी विश्व बंधुत्व की डोर से समग्र सृष्टि को बांधना एकात्म मानव दर्शन का मूल सिद्धांत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज ने पाश्चात्य देशों के समान 21वीं सदी की ओर बढ़ने की जो अंधी दौड़ लगाई है, उसमें उसने अपने स्वाभिमान, मौलिकता, गौरव को ही खो दिया। आधुनिकता की दौड़ से उड़ने वाली धूल ने भारत के उस ज्ञान के प्रकाश को ढक लिया है जिसके आधार पर उसका नाम भारत पड़ा। अर्थात भारत का अर्थ है ज्ञान में रत रहना। प्राचीन काल में भारत के ज्ञान का सब प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित करता था और विश्व गुरु कहलाता था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रम विश्वविद्यालय की गरिमा वर्णना थी। ऋषि मुनियों के ज्ञान की महिमा बखानना संभव ही नहीं। आज हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमें पुनः स्वर्णिम युग में ले जाकर आत्मबोध, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान करा सके और सभ्य समाज के रूप में विकसित करके इसके लिए हमें एकात्म शिक्षा की आवश्यकता है। इसका उद्गम एकात्म मानववाद है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। उनका शिक्षा दर्शन न केवल भारतवासियों के लिए वरन उनका दर्शन विश्वव्यापी मानव के लिए है। वर्तमान समय में पृथ्वी के हर भाग में रहने वाले सभी मनुष्यों के मध्य वह मनुष्यता है। दीनदयाल जी ने इसी संदर्भ में मानव विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे एकात्म मानव दर्शन अथवा एकीकृत मानव दर्शन से इसकी मूल चित्र जो उनकी पुस्तक में प्राप्त हुआ है वह प्रस्तुत है। यह उनके द्वारा रचित पुस्तक एकात्म मानव दर्शन, तत्व मीमांसा, सिद्धांत और विवेचन में उनके स्वयं के द्वारा दिया गया यह मॉडल है जिसे पुरुषार्थ समीकरण के रूप में व्यक्त किया है, जिसे मैं एकात्म घन के रूप में व्यक्त करती हूँ। इसमें मानव को केंद्र रूप में रखा गया है जिसमें और इस
जो एकात्म मानव दर्शन है, जिसमें अखंड मंडलाकार रचना है इसमें समष्टि की, समाज की, इसमें मानव केंद्र रूप में, इसके अनुसार व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और ब्रह्मांड अर्थात परमेश्वर की सभी एक रूप, यह सभी आपस में अंतर संबंधित हैं। अर्थात मानव स्वयं का विकास करता है, इसी तरह स्वयं के विकास के साथ उसके परिवार का विकास होता है, परिवार के विकास के साथ समुदाय या समाज का विकास होता है। समाज चूंकि राष्ट्र का एक भाग है, अतः सभी विकसित समाज मिलकर एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करते हैं और समस्त विकसित राष्ट्र मिलकर संपूर्ण समष्टि का निर्माण करते हैं। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं, मानव विकास में ही समष्टि का विकास है। यदि हम राष्ट्र समष्टि का विकास चाहते हैं तो उसके जमीनी प्रतिमान अर्थात मानव के विकास पर ध्यान देना। इसी संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। जैसे शिक्षा एक निवेश है, एक शिक्षित व्यक्ति वास्तव में समाज की सेवा करेगा। एक बच्चे को शिक्षित करना समाज के ही हित में। दूसरा, समाज को, हर व्यक्ति को भली भांति शिक्षित करना होगा, तभी वह समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में सक्षम होगा। जीवन में विविधता और बहुलता है, फिर भी हमने उनके पीछे एकता की खोजने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में आगे कहते हैं, राष्ट्र जीवन का सच्चा साक्षात्कार करने का सशक्त माध्यम शिक्षा है। जब तक शिक्षा द्वारा हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे और राष्ट्र जीवन का साक्षात्कार करना स्वप्न मात्र। चैतन्य के निर्माण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने निम्न तत्वों का बोध कराया, जिनमें प्रमुख उनके एकात्म घन के अनुसार व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि है, जो एकात्म घन में प्रस्तुत है। व्यष्टि अर्थात मानव, मानव 4 तत्वों शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से मिलकर बना है। समष्टि, समाज अर्थात देश, भूमि और जन, संकल्प, धर्म और जीवन दर्शन या लक्ष्य से मिलकर बना। इसकी घन की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, जिसमें समष्टि और व्यष्टि आपस में जो क्रिया करते हैं, वह हैं कर्म, योगक्षेम, यज्ञ और शिक्षा। ये क्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यष्टि समष्टि से जुड़ता है अथवा समष्टि व्यष्टि से जुड़ती है। इस 6 फलकों वाले एकात्म घन का प्रतिपादन एक परिपूर्ण मानव जो विराट स्वरूप है के रूप में किया गया है। अब इसके मूल जो तत्व हैं, मैं उनका वर्णन थोड़ा शॉर्ट में करना चाहूंगी, संक्षिप्त रूप में। व्यष्टि अर्थात मानव, यस मैम, बिल्कुल, मैं समय ध्यान रखूंगी। व्यष्टि एकांगी नहीं बहुरंगी है, क्योंकि व्यक्ति समाज और राज्य की संस्था का एक अंग है। केवल इतना ही। एकात्म घन का आधारीय फलक व्यष्टि फलक है, जिसका विस्तार क्षेत्र का शरीर, खागा मन, नेक्स्ट गाघा बुद्धि और खा का आत्मा है। नेक्स्ट है समष्टि। एकात्म घन की व्यष्टि के सामने वाली, जस्ट सामने वाली अपोजिट फलक है समष्टि, जिसे हम सतही फलक कहते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र छा चा, चा जा, झा जा और जा झा के क्रमशः देश, संकल्प, धर्म और आदर्श या जीवन लक्ष्य के रूप में किया गया। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इस दृष्टि में मानव कभी अकेला नहीं, इस दृष्टि में मानव कभी अकेला नहीं रह सकता। मानव केवल घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसी आधार पर सभी निष्कर्ष के अनुसार मैं आगे यही कहना चाहूंगी कि ये सभी मिलकर परमेष्टि से जुड़े होते हैं। परमेष्टि अर्थात जो चर और अचर है, अचर रूप में जो विद्यमान है वह परमेष्टि है। मनुष्य से मनुष्येतर जो विजिबल चीजें हैं, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, जैसे पशु, पेड़ पौधे आदि, छोटा से छोटा जीव, वह परमेष्टि के अंतर्गत आता है। यहाँ तक ये विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़ा हुआ है एकात्म मानव दर्शन। आगे मैं यही कहना चाहूंगी कि यह मीडिया का उद्देश्य उदासीनता का ही परिणाम है, जो इस विषय पर शोध की आवश्यकता हुई। अन्यथा शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता, जिस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो, विवेकानंद, गांधी जी, रूसो, कार्ल मार्क्स, जॉन डीवी इत्यादि के शैक्षणिक विचारों को हम शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सर्वप्रथम 11 से 15 अगस्त
1964 को भारतीय जनसंघ शिविर में बौद्धिक वर्ग में सिद्धांत और नीति प्रलेख की रूपरेखा में ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी प्रथम बार प्रस्तुति की। तदुपरांत 22, 23, 24, 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में एकात्म मानव दर्शन पर भाषण दिए गए। अतः यह कहा जा सकता है कि साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया आपस में अंतर संबंधित है। साहित्य और समाज दीपक या चिराग की भांति है, जिसे शिक्षक लेखक के रूप में अपने ज्ञान रूपी ज्वाला से प्रज्वलित करता है और मीडिया प्रकाश बनकर संपूर्ण विश्व को आलोकित करता है। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद प्रतिभा जी। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ जसराम को। भावों में हिंदू एवं मुस्लिम एकता को इस तरीका से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया कि राजनीतिक पार्टियों ने धर्म के आधार पर वोट मांगना शुरू कर दिया और उसी से पत्रकारिता ने भी अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया था। उसी आरंभकर्ता के कारण एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक हिंदू मुसलमान के घर से 303 नामक मार्क की राइफल प्रस्तुत की थी, जिसे मीडिया ने 303 राइफलें लिखकर देश विभाजन में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जिससे कि राम मनोहर लोहिया जी को बहुत दुख हुआ और वो अखबार लेके सीधे गांधी जी के पास गए और गांधी जी से कहा कि देखिए ये पत्रकारिता की अभिव्यक्ति बिल्कुल गलत है और इसका जो डिपार्टमेंट है वो वल्लभ भाई पटेल जी के हाथ में था। तो तुरंत इस पर विस्तार से एक रोक लगवा दी गई थी कि अभिव्यक्ति इतनी नहीं हो कि जो बिल्कुल जिसमें तथ्यता की कोई बात ही नहीं हो। धीरे धीरे मीडिया में इस प्रकार की खबरें चलती रहती थी। सबसे ज्यादा बॉम्बे टर्मिनल एक ऐसा पत्र था जो हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा था। हिंदू बॉम्बे टर्मिनल अखबार ने अनेक ऐसी सहयोग आयोजन करवाए थे जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का हो, राष्ट्र का विभाजन ना हो, इस प्रकार की आयोजन और संगोष्ठियां करवाई थी, जो उस समय का सबसे प्रसिद्ध अखबार था। उसी समय का एक अखबार था दैनिक ट्रिब्यून, जो लाहौर से निकलता था, जो बात बात पे शरणार्थी बोलता था। जिस शरणार्थी शब्द को और रिफ्यूजी बोलता था और रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल करता था, उससे 10 लाख लोगों के हृदय में आघात पहुंचता था। डॉक्टर उषा उत्पल का उपन्यास है विभाजन की त्रासदी। वो लिखती हैं कि ना हम कभी विभाजन में अलग हुए थे, केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हमने स्थान परिवर्तन किया है। हम कभी भी रिफ्यूजी नहीं रहे थे। हमने केवल भारत जब भी लाहौर का हिस्सा था, अब हम दूसरे स्थान पर आ गए, तब भी हम भारत में ही हैं। परंतु ये पत्रकारिता का जो भाषा है ये अनुचित और गलत है, इससे हमारे हृदय को आघात पहुंचता है। कुछ अनेक ऐसे लीडर से जिन्होंने अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए 10 लाख लोगों को विस्थापित करवा दिया। ये पत्रकारिता को कहना चाहिए था, परंतु वो एक रिफ्यूजी शब्द कह के लोगों के अंदर आघात पहुंचाता था। ऐसे ही एक पत्र था जिसमें सैनिक था। सैनिक भी एक अच्छा पत्रकार था जो देश विभाजन की खबरों को अच्छे से कवर नहीं करता था। और कृष्ण दत्त पालीवाल जो आगरा से थे, वो स्वतंत्रता के आंदोलन की खबरों को बहुत अच्छे से छापते थे, बुक लिखते थे। कमर बांधकर समर में नाम करेंगे, दैनिक हैं हम विजय, विनय स्वतंत्र संग्राम करेंगे, वो इस प्रकार था। ऐसा ही एक मनु शर्मा जी का एक उपन्यास है विभाजित सवेरा में। वो कहते हैं कि मीडिया को ऐसी खबरें नहीं छापनी चाहिए जो लोगों के अंदर अंतःमनन में स्मृति उत्पन्न कर दे और घातक प्राण भी सिद्ध हो सकती है। एक व्यक्ति है उसमें गंगाराम। वो गंगाराम क्या करता, उसने भारत विभाजन के समय मारकाट देखी थी, खूनों की लाशें देखी थी, रेलों में से टपकता हुआ खून देखा था। ऐसी एक खबर अखबार में छाप दी जाती है और उस खबर को देखते गंगाराम क्या हो जाता है, भूत भूत चिल्लाना आरंभ कर देता है, जिसे मनु शर्मा ने विभाजित सवेरा में लिखा कि मीडिया के अंदर या ऐसे समाचार पत्रों में इस प्रकार की ऐसी अखबारें यानी ऐसी खबरें नहीं प्रकाशित करनी चाहिए। भारतवासियों के लिए अनेक ऐसे अखबार थे जो उस टाइम क्या करते थे, जो भारत विभाजन की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे। दैनिक ट्रिब्यून के अलावा अन्य अखबार भी थे। टेलीग्राफ समाचार पत्र के संपादक थे संवाददाता। उन्होंने लिखा कि जब वो भारत विभाजन के समय भारत में आए थे तो उन्होंने सोचा था कि क्यों ना भारत विभाजन के जब वो परिदृश्य होगा, अलग मुल्क राष्ट्र अलग होंगे, तो उन मुल्कों का एक चित्र छापा जाएगा। परंतु
रमणपुल कहते हैं कि जब मैंने देखा कि 10 लाख लोग विस्थापित हो रहे हैं और उनके जो विभाजन की आजादी के लिए वो कड़वा फल था जिसे वो देख रहे थे। ऐसा ही एक अन्य समाचार पत्र था जो डेली आप समाचार के नाम से छपता था, उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि लंदन के संडे टाइम्स अखबार के संपादक एच.सी. हॉडसन ने परिस्थिति विश्लेषण करते हुआ कि हिंदुस्तान में एक समय में 2 क्रांति चल रही हैं, एक हिंदू और मुस्लिम अलग होने की और एक ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए। इस प्रकार की खबरें राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में भी भारत विभाजन का विषय बन गई थी। और इसी प्रकार एक अमेरिकी पत्रिका थी जो लाइफ, जो विशेष संवाददाता मार्गरेट व्यू वाइट ने 1947 में हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने प्रारंभिक भारत विभाजन के या स्वतंत्रता के प्रथम दिनों की सत्यता की रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने भावुक अंदाज से कहा था कि ऐसे खौफनाक दौर का नक्शा तो मैंने पलायन स्थानांतरण की तस्वीरों का इजराइल जैसे देशों का जब विभाजन हुआ उसमें भी मैंने नहीं देखा जितना कि मैंने भारत में देखा है। इतना नरसंहार तो यहूदियों के देश पलायन के उल्लेख में भी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार एक सब वो लॉरी कैल्विन्स का उपन्यास है रात के 12 बजे, उसमें भी इसी प्रकार की एक खबर छपती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत विभाजन का एक अंतःकरण इतना भयानक है कि इसके टाइम वो कहते हैं कि मैंने कभी विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस समय भी कभी मेरा मन इन घटनाओं को देख के कभी विचलित नहीं हुआ जितना कि भारत विभाजन की घटनाओं को देखकर विचलित हो गया। छत विछत शरीर हैं, अनेक लाशें पड़ी हैं, उन्हें देखकर उनका मन विचलित हो गया। इसी प्रकार भारत विभाजन में पत्रकारिता का विशेष योगदान रहा। उस योगदान में ऐसी खबरें प्रकाशित होती थी लाहौर, अमृतसर में, जिन खबरों को सुनने के पश्चात हिंसा अत्यधिक बढ़ जाती थी। जैसे मानो कि वो अखबार दैनिक ट्रिब्यून अमृतसर की खबरों को छापता था तो लाहौर में हिंसा बढ़ जाती थी। जब लाहौर में कोई खबर प्रकाशित अखबार में होती थी वो तुरंत ही हिंदुस्तान के गांवों तक पहुंच जाती थी। मानो उस समय मीडिया का कोई संचार का माध्यम इतना नहीं था, परंतु अखबारों में छपने वाली रिपोर्टें गांवों में इतने अधिक पहुंच जाती थी और दूर दराज गांवों तक वो घटनाएं कहाँ एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बातें प्रस्तुत की जाती थी। इसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में मीडिया और पत्रकारिता ने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर विषय को अधिक प्रसिद्ध किया, उससे भारत विभाजन में अनेक लोगों को कष्ट और सहना पड़ा था। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे पास यहीं तक की सूची है। अभी मोहन राकेश के व्यक्तित्व में विसंगतियां, ये शीर्षक मैंने अपने शोध प्रबंध मोहन राकेश के साहित्य में आधुनिक जीवन की विसंगतियां से लिया है। इसका मैं सारांश इस प्रकार है। इस शोध पत्र में मोहन राकेश के व्यक्तित्व में विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक प्राणी होने के कारण, मैडम आवाज तो आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, आप रखिए शुरू। ओके, कंटिन्यू करिए। जी जी। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य पर सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। मनुष्य परिस्थितियों का दास बनकर विसंगत जीवन जीने के लिए विवश है। मोहन राकेश के विसंगति युक्त व्यक्तित्व का प्रभाव उनके साहित्य पर भी पड़ा है। प्रायः देखा गया है कि किसी भी साहित्यकार के जीवन की सम विषम परिस्थितियों की छाया उसके साहित्य पर अवश्य पड़ती है। मोहन राकेश को विपन्न आर्थिक स्थिति विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के समय माता की सोने की चूड़ियां बेचकर मकान मालिक का कर्ज चुकाना समाज की संवेदनहीनता को दर्शाता है। संभवतः इसी घटना ने मोहन राकेश के जीवन जीने के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया। मोहन राकेश के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माताजी का पड़ा। आर्थिक व्यवस्था के कारण मृत्युशैया पर पड़ी प्रेमिका से मिलने न जा पाना, समय समय पर अभिन्न मित्रों द्वारा छले जाने के कारण उनका कुंठा अविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। मोहन राकेश की घर बनाने की चाहत
जीवन भर अधूरी रही। आधुनिक नाटकों का मसीहा कहा जाने वाला नई कहानी आंदोलन का मुख्य सूत्रधार अपने जीवन में बरबसाई विसंगतियों से आत्मसात करता हुआ साहित्य सृजन करता रहा। आधुनिक युग में किसी आदर्श की कल्पना करना असंगत होगा। मोहन राकेश का साहित्य यथार्थवादी साहित्य है। यथार्थ को व्यक्ति स्वयं भोगता है। मोहन राकेश ने अपने निज जीवन में भोगे हुए यथार्थ को साहित्य में अभिव्यक्ति दी है। दूसरों की समस्याओं को चुटकी में हल करने वाला राकेश अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से पार न पा सका। मूल शब्द रहे व्यक्तित्व में विसंगतियां, आर्थिक स्थिति, विभाजन विभीषिका, सनातनी परिवेश, अहमवादी, मानसिक तनाव, कुंठा। प्रस्तावना में मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर की चंडी वाली गली में हुआ। राकेश के दादाजी ने 2 शादियां की थी तथा उनके पिताजी व तायाजी सौतेले भाई थे। राकेश के दादा मृत्यु के समय एक पुश्तैनी दुकान और कुछ पुराना कर्ज छोड़ गए। परिवार में तायाजी बड़े सदस्य होने के कारण दोनों दायित्वों का निर्वाह करने लगे। राकेश की दादी को सदैव यह शंका रहती कि तायाजी दुकान की आमदनी को स्वयं ही खा रहे हैं और घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे। इन सब कारणों ने मोहन राकेश के घर का वातावरण तनावपूर्ण व विषाक्त बना दिया, जिसका प्रभाव राकेश पर पड़ना लाजिमी था। चंडी वाली गली का वह 2 मंजिला मकान जो सीलन और अंधेरे से भरा रहता था, यही राकेश के सपनों का संसार था। मोहन राकेश की दादी अत्यधिक शंकालु और क्रोधी प्रवृत्ति की थी। दादी के अंधविश्वास राकेश के लिए भयावह संसार रचते थे। दादी के संदेह की परिधि में राकेश की सबसे अच्छी सहेलियां फूलकोर और बालकोर भी आ जाती। दादी माँ की बदबूदार धोती की गंध मोहन राकेश के मन में वितृष्णा का भाव उत्पन्न करती थी। राकेश की व्यवस्था यही थी कि दादी माँ का आंचल उसके लिए सबसे सुरक्षित कोना था। मोहन राकेश के पिता करमचंद गुगलानी, मोहन राकेश जी का भी नाम पूरा मोहन, यहाँ आ गई, करमचंद गुगलानी पेशे से वकील तथा प्रकृति से साहित्यिक व्यक्ति थे। राकेश ने पिता की मृत्यु का मार्मिक चित्र खींचते हुए लिखा है। 8 फरवरी सन 1941 को अमृतसर के एक प्रतिष्ठित नागरिक का देहांत हुआ। वह एक जागरूक कार्यकर्ता तथा कई एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी थे। इसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कई महीने का किराया बाकी था और मकान मालिक किराया लिए बिना मुर्दा न उठने की धमकी दे रहा था। मृतक की विधवा की सोने की चूड़ियां बेचकर कर्ज चुकाया गया। 16 वर्षीय मदन के लिए यह एक हृदय विदारक घटना थी। मदन मोहन गुगलानी यानी मोहन राकेश। धन्यवाद डॉक्टर अरविंद। जी धन्यवाद डॉक्टर अरविंद। कोई प्रश्न? यहाँ यह सत्र समाप्त होता है और मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बधाई दूंगी। सत्र में प्रस्तुत सभी जो पत्र थे वो बहुत स्तरीय थे, रोचक थे, जानकारी परक थे। और अब मैं निवेदन करूंगी अपने सत्र अध्यक्ष डॉक्टर हमीर भाई मकवाना से कि वे अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी दें। हेलो जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित साहित्य समाज और वैश्विक मीडिया पर ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आखिरी दिन यानी कि दूसरे दिन में और सेशन 4 में जो प्रस्तुत पत्र था हिंदी साहित्य और शिक्षा के संबंधित, उसमें कुल मिलाकर जो
प्रतिभागी रहे हैं, वो 12 प्रतिभागियों ने अपने अलग अलग विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं सराहनीय है। आशा करता हूं कि रिसर्च कल्चर सोसाइटी बड़ौदा के द्वारा जो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समाज, मीडिया और साहित्य के संबंधित जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनके अध्यक्ष को और हमारे साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं अभिवादन साधुवाद करते हुए अपनी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद डॉक्टर हमीर भाई जी। और अब मैं बुला रही हूँ डॉक्टर अनु मेहता को। अनु मेहता जी, आप अपनी बात कहने का कहिए और इन बच्चों को जो प्रतिभागी थे उन्हें उनका मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो लिटरेचर सोसाइटी और ग्लोबल मीडिया पर जो द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, सबसे पहले मैं सीएम पटेल सर को अभिनंदन देना चाहूंगी, उनके साथ जुड़ी उनकी पूरी टीम को अभिनंदन देना चाहूंगी और साथ ही साथ आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस मंच के साथ जोड़ा, इस कॉन्फ्रेंस में अपना हिस्सा बनाया। हिंदी साहित्य और शिक्षा के इस चतुर्थ सेशन के अंतर्गत लगभग, जैसा कि हमारे साथ हमीर भाई जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि 12 जो हैं प्रपत्र जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थानों से विविध शिक्षकों ने, शोधार्थियों ने और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने यहाँ पर अपना जो है वो प्रपत्र प्रस्तुत किया। प्रपत्र के विषय काफी रोचक रहे, बहुत प्रासंगिक रहे। डॉक्टर पुष्पा से शुरू हुआ ये सेशन जो है अरविंद जी तक चला और बहुत सुंदर जो है विषय का चुनाव इन्होंने किया है। मुझे खुशी इस बात की कि अधिकांश जो प्रपत्र वाचक हैं, उन्होंने जो वक्ता हैं इसमें जो उन्होंने प्रपत्र प्रस्तुत किया है, उन्होंने समस्याओं को भी बताया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रश्न भी उठाए हैं और समाधान की ओर भी इशारा किया है। लोक साहित्य से जुड़े ज्यादा जो है वो प्रपत्र हमारे सामने आए हैं और उनकी जो प्रस्तुति थी, वो अभिव्यक्ति जो थी वो भी सक्षम सशक्त रही है। इसके साथ मैं बहुत समय ना लेते हुए उन सबको अभिनंदन देना चाहूंगी कि वे रिसर्च को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। अपने स्थानों से जुड़ी, अपने विषयों से जुड़ी जो उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, उसके लिए वे निसंदेह अभिनंदनीय हैं। हमारे साथ सुनीता घोष जी जो एक सफल मॉडरेटर की भूमिका और चेयरपर्सन के रूप में हमारे साथ है, मैं उनका भी आभार और अभिनंदन करती हूँ। सीएम पटेल सर को फिर से अभिनंदन देते हुए आप सभी प्रतिभागियों को, सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनु मेहता जी। और निश्चित रूप से आपका बिल्कुल कहना सही है कि विषय बहुत रोचक थे और सबसे बड़ी बात है कि लगभग सभी के विषय अलग अलग थे। तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनु मेहता। और निश्चित रूप से ये आगे चलकर बहुत अच्छे कहना चाहिए स्कॉलर बनेंगे, मुझे लग रहा है, जिन्होंने भी आज पत्र वाचन किया। और अब हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं अध्यक्ष के रूप में। मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। जी नमस्कार। नमस्कार जी। रिसर्च कल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका विषय है विश्व साहित्य समाज और वैश्विक मीडिया, और इसके जो चतुर्थ सत्र जो हिंदी पर आधारित था, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। मैं रिसर्च कल्चर सोसाइटी के सभी आयोजकों को, प्रमुख रूप से सीएम पटेल साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हमने इसमें बहुत ही एक नया प्रयोग देखा है। बहुत सारे आजकल जो वेबिनार सेमिनार जो आयोजित होते आए हैं, उनमें आपने एक नई परंपरा
को ध्यान में रखा है। बिल्कुल सधे हुए शोध पत्रों को शामिल करना, उनको एक समय सीमा देना और उसके बाद उस पर प्रश्नोत्तर को रखना, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और जो 12 प्रपत्र पढ़े गए, जिसमें सोशल मीडिया, कंप्यूटर पर आधारित भी जो 2-3 पत्र पढ़े गए मेधा अग्रवाल द्वारा, और मराठी में डॉक्टर चंद्रशेखर आत्माराम भगत जी ने सोशल मीडिया पर जो अपनी बात कही, भाषा चूंकि मराठी थी फिर भी उन्होंने जो कंप्यूटर पर और जो सोशल मीडिया पे जो कार्य हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रस्तुतिकरण दी अपनी। साथ ही जो लोक साहित्य की बात हुई, लोक साहित्य पर, लोकगीतों पर, लोक गाथाओं पर भी अच्छी प्रस्तुति हुई। साथ ही एक पत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में रेशम उद्योग और विपणन बाजार की जो भूमिका पर जो प्रपत्र हुआ, तो ये विविध क्षेत्रों से जो बातें हुई इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विविधता लिए हुए हिंदी भाषा के वैश्विक आयाम को प्रदर्शित करती है। मैं इस की अध्यक्षता कर रहे हमीर भाई जी, डॉक्टर अनु मेहता जी को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही उद्घोषिका के रूप में मैडम घोष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा है। मैं पुनः समस्त आयोजकों को बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए और प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र कुमार। और ये सत्र अब समाप्ति की ओर है और इस सत्र में मैं अपनी ओर से सभी सत्र अध्यक्षों को, अध्यक्षीय मंडल को साधुवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने पूरे धैर्य के साथ, पूरी रुचि के साथ जो है वो इन प्रतिभागियों के पत्रों को सुना और अपना मंतव्य भी प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से वह मंतव्य, उनके विचार, उनका मार्गदर्शन इनके लिए भविष्य में और भी अधिक लाभदायक होगा। प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार और विशेष रूप से बधाई कि उन्होंने एक बहुत ही कहना चाहिए उच्च कोटि के प्रपत्रों का यहाँ वाचन किया। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आयोजकों का, रिसर्च कल्चर सोसाइटी और उनके सहयोगी आयोजकों का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है हमेशा की तरह। और पटेल जी का विशेष रूप से आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम से हमें जोड़ा और हम इतना अच्छा रसास्वादन साहित्य और मीडिया पर कर पाए। समाज से जुड़े हुए दो प्रमुख तत्वों पर बहुत बहुत आभार। और इसके बाद समापन सत्र होगा और मैं चाहूंगी कि पटेल जी अगर कोई सूचना देना चाहते हैं तो कृपया वह अपनी बात कहने का कष्ट करें। डॉक्टर पटेल। डॉक्टर सुनीता मैडम जी। हाँ जी, आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्रेजेंटेशन नंबर 4 था। अभी उसके 10 मिनट बाद में हम लोग वैलेडिक्टरी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, उसमें भी आप जुड़े और अपना जो फीडबैक, एक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, वो आप उसमें फॉर्म फिलअप करें। बिल्कुल। और अनु मैडम एंड डॉक्टर सुनीता मैडम एंड डॉक्टर जितेंद्र सर, आप तीनों जरा एक ये जो सेशंस रहा उसमें जो बेस्ट प्रेजेंटर का कोई नाम है आपके पास तो हमें सजेस्ट करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है, वो शायद आपके पास है ही। जी जी। तो वैलेडिक्टरी सेशन में हम लोग एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने वाले हैं, जो बेहतरीन जिन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है वो सभी के नाम घोषित किए जाएंगे। जी जी। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर।